आज हम चैप्टर 1 का पुनः रिवीजन करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाला पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। माने जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जो अभिक्रिया करते हैं, जिनमें आपस में जिनके मिलने से नया उत्पाद बनता है उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद यानी ये ऐसे लिखते हैं, इधर ऐसे लिखते हैं, और तो इधर जो होते हैं वो होते हैं अभिकारक और जो इधर होते हैं ये होते हैं उत्पाद। सामान्यतः उत्पाद को इधर साइड लिखा जाता है, अभिकारक को इधर साइड लिखा जाता है। आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जैसे भोजन का पाचन, ये भी क्या है? एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन है, लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन भी रासायनिक अभिक्रिया है। और मैग्नीशियम फीते का जलना, जो मैग्नीशियम फीता है उसका जलना, दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण कैसे कैसे किए जाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, एक तो अवस्था में परिवर्तन। आप सामान्य देखेंगे अवस्था में परिवर्तन, कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। दूसरा, रंग में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक से जो उत्पाद होते हैं कई बार उनका रंग अभिकारकों के रंग से अलग होता है। दूसरा, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि जब अभिक्रिया होती है तो या तो स्वयं से तापमान में वृद्धि होती है या फिर उनको तापमान देना पड़ता है। कई अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं में अलग अलग तरीके से होता है। गैस का उत्सर्जन, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस उत्सर्जित होती है तो हमको पता चलता है कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक परिवर्तनों को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तनों को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? देखिए यहाँ पर एक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इसकी रिएक्शन होगी तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन प्राप्त होगा। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अगर इसका समीकरण देखें तो यहाँ पर समीकरण है Zn प्लस H2SO4। देखिए Zn प्लस H2SO4, ये किधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। Zn और H2SO4 कौन है? अभिकारक हैं। कौन है? अभिकारक। अब इसके मिलने से बनेगा ZnSO4, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। इसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे। और ये जो ZnSO4 है और H2 है, यह क्या है? यह उत्पाद है, ठीक है, या प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह से यह रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होगी। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण के बारे में अगर हम बात करें तो रासायनिक समीकरण होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे रहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये तत्व या यौगिक हैं, उनके रासायनिक सूत्र क्या हैं? उनको निरूपित करते हैं। जो रासायनिक सूत्र हैं या उनके जो साइन हैं, जैसे जिंक का Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4, इसको लिखेंगे भौतिक अवस्था के साथ। किस फॉर्म में पाया जाएगा? सॉलिड में पाया जाएगा, लिक्विड में पाया जाएगा। जैसे जिंक सॉलिड में पाया जाता है तो S लिखा रहेगा यहाँ, ठीक है। NSO4 लिक्विड और यहाँ H2 गैस जो है वो G नीचे बना रहते हैं।
क्या उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ प्रतीकों का या अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। तो वही क्या है, रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे ये तीर है, ये तीर का निशान है रासायनिक अभिक्रिया में जो लिखा है हमने समीकरण। यहाँ पर ताप अधिक है, ताप कितने तापमान पे होती है वो यहाँ लिख देंगे, इसी तीर के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। दाब कितना है उसमें, या मान लीजिए 1 ppm है, या एक वायुमंडलीय दाब, या फिर और दाब है, या कोई उत्प्रेरक है, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है तो वो भी यही लिख देते हैं। इस प्रकार हमको समझ में आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। स्पष्ट है, उनके जो तत्व या यौगिक हैं उनके रासायनिक सूत्रों को उनके क्या भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं, और एक तरफ अभिकारक और दूसरी तरफ उत्पाद लिखते हैं, और जो तीर का निशान है उसके ऊपर उनकी क्या उत्प्रेरक है, दाब है, यानी जो कंडीशन है, कितने टेम्परेचर पर होगा, कितने प्रेशर पर होगा और किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, यानी जो टोटल मास होता है उसका वो कांस्टेंट रहता है, ना द्रव्यमान का निर्माण होगा ना विनाश होगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। तो इसको हमें रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक, उसके पश्चात उत्पाद। ध्यान रखिए, जो तीर है, तीर के पहले तीर के आगे क्या लिखना है, अभिकारक लिखने हैं, और तीर के बाद में जो लिखने हैं सामने तीर के वो लिखने हैं उत्पाद, लिख लेने हैं। ठीक है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो भाई क्या है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है कि कोई भी तत्व ना तो ये उसका मास ख़त्म हो सकता है और ना ही उसको निर्माण कर सकते हैं। तो दोनों साइड में अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या होना चाहिए, निश्चित परमाणु होने चाहिए। तो चरणबद्ध संतुलित करना, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लिया। ये जो रासायनिक ये लिख लिया, प्रत्येक का जो उत्पाद है और अभिकारक को लिख लिया। अब इसके ऊपर एक चारों तरफ एक गोला बना लीजिए। संतुलित करते वक्त बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ जैसे H2 लिखा है तो आप चाहें यहाँ Fe2 लिख दें। हैं अर्थात इस गोले के अंदर हमको कुछ नहीं करना है, बॉक्स के अंदर। ठीक है। दूसरा, इसी क्रम में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड, देखिए कौन है सबसे अधिक परमाणु। तो सबसे अधिक परमाणु यहाँ पर किसके हैं, ऑक्सीजन के, O3। इस वाली अभिक्रिया में किसके सबसे ज़्यादा अधिक परमाणु हैं, ऑक्सीजन के O3। ठीक है। अब हम इसको संतुलित कर रहे हैं। देखिए H2 हो गया,
सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पादक की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ O4 है, यहाँ भी O4 होगा, ठीक है, Fe2O4। तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ इस बॉक्स के आगे 4 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये अंदर की 4 हो गई। जब 4 मॉलिक्यूल हैं तो फिर ऑक्सीजन भी 4 हो गई। जल के 4 मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन के परमाणु हो जाएंगे। सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। अब फिर देखना है इसमें अधिकतम परमाणु संख्या किस में रह गई। अब ये तो 4 हो गए पूरे। अब देखिए आयरन की, देखिए Fe3 है, Fe3 है। अब इसको कितना करना है हमको, इधर भी 3 करना है, तो इधर 3 हो गया प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2O। अब इसमें क्या रह गया, इसमें ऑक्सीजन संतुलित हो गया, आयरन संतुलित हो गया। अब केवल रह गया हाइड्रोजन। तो इधर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 4 दूनी 8। तो इसके आगे 4 लगा दिए, 4 दूनी 8। यहाँ भी उत्पाद में भी 8 हाइड्रोजन हो गए और अभिकारक में भी 8 हाइड्रोजन हो गए। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। अब ये क्या हो गया, सभी जितने भी इसमें तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या दोनों ओर अभिकारक तथा उत्पाद में समान है। अब क्या है, इसमें अभिकारक और उत्पादकों की भौतिक अवस्था लिख दीजिए। क्या है, जैसे ठोस अवस्था, लिक्विड अवस्था और गैसीय अवस्था और जलीय अवस्था में इक्वस लिखना है। तो आपको पता है आयरन Fe ठोस अवस्था में होगा, लिख दिया, यहाँ ठोस अवस्था में लिख दिया। प्लस जल क्या होगा, जल यहाँ गैसीय अवस्था में होगा, तो G बना दीजिए। Fe2O4 द्रवित लिक्विड, और 4H2O गैसीय अवस्था में 4H2 यानी हाइड्रोजन है, वो भी गैसीय अवस्था में पाई जाएगी, तो यहाँ H लिख दीजिए। और इस तरह से यह क्रिया क्या हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। कुछ आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ हैं जैसे ताप है, दाब है, इनको भी इसमें मेंशन कर दिया जाता है। जैसे कोयले का दहन है, सॉलिड था गैस और ऑक्सीजन गैस थी, और जो उत्पाद बना वो CO2 वो गैस ही थी, ठीक है। जैसे जल का निर्माण 2H2 प्लस O2 यानी 2H2 हाइड्रोजन प्लस O2 जल, तो दोनों से मिला के बना 2H2O जल बन गया और लिक्विड है। यहाँ हाइड्रोजन भी क्या गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में, लेकिन जो उत्पाद बना है H2O वो लिक्विड की अवस्था में है। इसके बाद संयोजन, इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। देखो मिलके बनना है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल, और CaO प्लस H2O है ना, बिना बुझा चूना और जल के साथ मिलाएंगे तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल टू H, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको जो प्राप्त होगा, यह क्या है, यह भी अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होती है। जो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारक के साथ साथ क्या, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, अगर मीथेन गैस को हम जलाएंगे CO2, तो CO2 बनेगी प्लस H2O बनेगा प्लस ऊष्मा उत्पादन होगा। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन से भी क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन के साथ दहन होता है 6CO2 देन 6
6O2, देन जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होगा। नेक्स्ट इज वियोजन अभिक्रिया, है ना। वियोजन अभिक्रिया में क्या है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है। कोई एक अभिकारक है वह टूटेगा और 2 या 2 से अधिक उत्पाद देगा। संयोजन में क्या था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेंगे और एक नया उत्पाद देंगे। और ये वियोजन में क्या हो रहा है, एक अभिकारक है वो टूट के 2 नए उत्पाद देगा। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, जैसे 2FeSO4 फेरस सल्फेट है, इसको अगर गर्म करेंगे तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2, ठीक है, प्लस SO3, इस तरह से हमको प्राप्त होगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना का पत्थर, अगर इसको ऊष्मा देंगे तो CaO बिना भुजा चूना प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। और इस अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी, इसीलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाएंगी, ऊष्मा शोषी। क्या कहलाएंगे, ऊष्मा शोषी। नेक्स्ट है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उसमें वियोजन हो यानी टूटे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन। जैसे जल है, जल के गैस अलग अलग निकलेगी, वियोजन हो जाएगा, यानी कि जो जल का अणु है उसका वियोजन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उससे हमको प्राप्त होगी, यानी जो जल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये किससे हो रहा है, विद्युत के द्वारा हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं वैद्युत वियोजन। इसी क्रम देखेंगे एक बार, इसमें बैटरी लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ठीक है, रावर टावर के माध्यम से 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे और उसमें पानी भर देंगे, और ये प्लास्टिक का मग है उसमें, और इसमें क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ दोनों परखनली ग्रेफाइट की जो रॉड हैं वो उसमें लगी हुई हैं, एक एनोड में स्विच लगाएंगे और एक लगाएंगे कैथोड में। तो इस तरह जब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक प्रवाहित की जाएगी इसमें, तो आप देखेंगे जो आपने ग्रेफाइट की रॉड परख नली में लगाई, जिस परख नली में लगाई है वहाँ पर क्या होगा, जहाँ जल है, जल से रिएक्शन करने के पश्चात वहाँ ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा और परख नली स्वयं ही ऊपर की तरफ उठने लगेगी। ये वाली जो परख नली है ये ऊपर को उठने लगेगी, किसके कारण, गैस के कारण। जब इसमें गैस बनेगी तो ये ऊपर को उठने लगेगी, ठीक है। तो एक जो एनोड है, एनोड वाले परख नली में ऑक्सीजन गैस एकत्रित होगी, और कैथोड वाली परख नली में, जहाँ जिस परख नली में कैथोड का इलेक्ट्रोड लगाया है वहाँ हाइड्रोजन एकत्रित होगा, ठीक है, ओके। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश के द्वारा भी वियोजन होता है यानी टूट जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड है, अगर इसको सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा तो ये सिल्वर के अवक्षेप प्राप्त देगी, इससे सिल्वर के अवक्षेप प्राप्त होंगे, प्लस Cl2 और क्लोरीन गैस निर्मुक्त होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, ये सब के मिश्रण क्या करके इनको रंगीन बोतलों में रखते हैं, सूर्य का प्रकाश ना लगे, डार्क रूम में हम हमेशा इसको रखते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश इसको लगेगा तो क्या हो जाएगा, सिल्वर के अवक्षेप सॉलिड प्राप्त होगा, और ब्रोमीन और क्लोरीन गैस अगर होगी तो वो मुक्त हो जाएगी। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें किया जाता है इस अभिक्रिया का उपयोग। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो अभिक्रिया नहीं होती उन्हें ऊष्मा देनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है या फिर प्रकाश देना पड़ता है। इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या है,
ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज विस्थापन अभिक्रियाएं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे Fe अधिक क्रियाशील है और किससे, कॉपर से, तो कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके वहाँ आयरन लग जाएगा तो फेरस सल्फेट FeSO4 बन जाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा प्लस कॉपर प्राप्त होगा। लोहे की कील पर भूरे रंग की रबड़ की परत जम गई, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का, जो कॉपर सल्फेट का नीले रंग का विलयन था वो हरे रंग का फेरस सल्फेट का हो गया और इसके कारण, और जो कॉपर की हमने उसमें क्या कहते हैं, कॉपर का जो चूर्ण या कील जो डाली थी उस पर सफ़ेद अवक्षेप जम जाएगा। अब देखिए जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो फिर जिंक लग जाएगा कॉपर को विस्थापित करके ना, कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट हो जाएगा। तो Zn प्लस CuSO4 देन CuSO4 कॉपर सल्फेट से क्या हो जाएगा, कॉपर विस्थापित हो जाएगा और Zn लग जाएगा वहाँ, तो ZnSO4 प्लस Cu, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये तो था विस्थापन अभिक्रिया रिप्लेस। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ध्यान देंगे कैसे, N2SO4 सोडियम सल्फेट, दूसरा है BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपस में बदल जाएगा, N2 की जगह आ जाएगा Ba, तो BaSO4 हो जाएगा और Cl2 की जगह 2NaCl, यानी जो Cl है वो सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, बेरियम सल्फेट प्राप्त, सोडियम सल्फेट की जगह बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन में अंतर बताइए, कहते हैं उपचयन एवं अपचयन में अंतर बताइए। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ये क्या है, उपचयन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन या उपचयन। तो क्या हो रहा है इसमें, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, या तो ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन कम हो, जैसे कार्बन प्लस O2 देन CO2, कार्बन प्लस O2 देन CO2, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ये क्या हुआ, उपचयन। Cu प्लस O2 देन 2CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, देन CuO प्लस H2 और हीट किया कॉपर प्लस H2O। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया क्या है, उपचयन अभिक्रियाएँ हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। जबकि अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, यानी ऑक्सीजन निकल जाए, कमी हो जाए। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, यदि हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है या ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 और उत्पाद बनेगा Cu प्लस H2।
वो Cu में बदल गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो इसका तो क्या हुआ अपचयन। जबकि H2 किस में बदल गया, H2O, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका हो गया उपचयन अर्थात ऑक्सीडेशन। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा उपचयन दोनों ही हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किस में कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, एक तत्व का ऑक्सीडेशन जबकि दूसरे का रिडक्शन हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आप ये समझिए होंगे, CuO + H2 देन Cu + H2O। CuO में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन का इसमें उपचयन हो रहा है। स्पष्ट है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव हैं इस संबंध में। संक्षारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है। कोई धातु किसमें, ऑक्सीजन के में, आर्द्रता, ठीक है, नमी, अम्ल के आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर या संक्षारित हो जाती है। तो ऊपरी परत क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, संक्षारित होती है, उसके साथ रिएक्शन करके। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण कहलाता है। जो लोहे पर जंग लग जाती है, कमज़ोर हो जाता है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, ऑक्साइड बना लेता है लोहा। चांदी के साथ भी क्या करता है, चांदी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो काली परत चढ़ जाती है उसके ऊपर। और तांबे के ऊपर क्या, हरी परत चढ़ जाती है, कॉपर ऑक्साइड, वहाँ भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। यसद लेपन, यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बनाया जा सकता है। विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। किससे, यसद लेपन, यानी जो ग्रीस वगैरह है, कोई चिकना पदार्थ लगा दें उस पर तो जंग नहीं लगेगी। विद्युत लेपन, विद्युत लेपन यानी विद्युत लेपन यानी जो पानी कहते हैं ना, सामान्यतः कहते हैं इस पर सोने का ये पानी करा लो, या क्या कहते हैं चांदी का पानी करा लो, तो वो विद्युत द्वारा लेपन हो जाता है दूसरे पदार्थ का। और पेंट करके उस पर पेंट करके भी उसको बचाया जा सकता है। पेंट हो जाएगा तो एक बीच में परत हो जाएगी और वो वायु के ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएगा नमी से, तो इस तरह से वो बचा रहेगा सेफ। विकृत गंधिता, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। क्या हो रहा है, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत यानी विकृति माने कमी, गंधता यानी जो गंध आने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, जिससे पदार्थ के स्वाद में परिवर्तन आ जाता है और रंग में भी। विकृत गंधिता रोकने के उपाय, कैसे जा सकता है, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, यानी जो ऑक्सीडेशन उसका ना होने दें, ऐसी चीज़ उसमें मिला दीजिए। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, ऐसे बर्तन में खाने की चीज़ रखिए जहाँ वायु पहुँच ही ना सके। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा वायु ना भरे और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दीजिए। नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो क्या, रिएक्शन नहीं होगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्साइड बनाता है, जबकि नाइट्रोजन से नहीं करता। शीतलन द्वारा क्या, फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा ऐसे टेम्परेचर पर रख दीजिए कि वहाँ कोई बैक्टीरिया वायरस काम ही नहीं कर पाता है
और उसमें कोई एसिड वगैरह का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो माने वहाँ रिएक्शन हो नहीं पाती इतना कम ताप पर। इसको हम कह रहे हैं विकृत गंधिता, और इसको रोकने के उपाय के बारे में हमने जाना। इस तरह से यह अध्याय हमने रिवीजन, पुनः इसका रिवीजन कर लिया है।